आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर अपने अपने तरीके से चुनावी जो तैयारियां हैं, जो गहमागहमी है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। कहीं जातिवाद का कार्ड खेला जा रहा है, कहीं माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं हिंदूवाद होने का नारा दिया जा रहा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है इस वक्त पूरी तरह से अपने चरम पर है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता, सीपीआई के वरिष्ठ नेता, जो कि बड़े ही प्रखर अंदाज में अपनी बात को रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है उसको समझने की बात करेंगे, और जिस तरह से जातिवाद को लेकर माहौल को कम्युनलाइज करने के लिए जो तरह तरह से हरबे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक ये कहा जा सकता है कि ओवैसी को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतुल कुमार अंजान जी मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। अतुल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जाहिर है कि अब गरमा रहा है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें, चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले जो माहौल गरमाया जा रहा है, कहा यह जा रहा था विकास पे बात की जाएगी, लेकिन तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारतीय चुनाव में पिछले 4-6 चुनाव, 2 पार्लियामेंट के चुनाव और 4 असेंबलियों के चुनाव बहुत ही संवैधानिक जो आचरण है उसके खिलाफ हुए। चुनाव आयोग भी हमारा इसमें बहुत प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर सका। मजबूरियां हैं उनकी। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरे के पूरे चुनाव आयोग को बुला लेगा अपने दफ्तर में। इस बार अभी हुआ, गुज़श्ता पिछले 15 दिनों के अंदर पीएमओ ने पूरे चुनाव आयोग को, एक जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव के ठीक मौके पर, अहम चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इस मौके पर अपने दफ्तर में बुला लिया। क्या गुफ्तगू हुई नहीं मालूम। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि वो रूटीन बात है। रूटीन तो नहीं था, आज तक कभी किसी चुनाव आयोग को बुलाया नहीं गया। ये तो एक अलग किस्म का माहौल है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को रौंद रहे हैं, योगी ने तो पिछले 1.5 साल में रौंद डाला। कितने का खर्चा है हेलीकॉप्टर का, ये तो बाद में भी मालूम पड़ेगा। कितने का खर्चा प्रशासनिक है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। चलते हैं तो 300 गाड़ियों का काफिला चलता है। चलते हैं तो 3-3 हजार 4-4 हजार पुलिस के लोग सड़क के अंदर, सड़क के किनारे पेड़ों पर बैठा दिए जाते हैं सुरक्षा के नाम पर। यही हाल प्रधानमंत्री जी का, एसपीजी से लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से लेकर के और दूसरी तमाम जो इंतज़ामिया की, वो जो सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं, वो लगी हुई हैं। और क्या हो रहा है, 2-2 लाख कुर्सियां बनारस में बाबतपुर के पास, जो अभी पिछले दिनों 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई, 2 लाख कुर्सियां लगाई गई। और पूरी उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल जो थे बच्चों के, उनकी गाड़ियों को छीन लिया गया। स्कूल बंद हो गए, बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो गए, और उसमें से लोगों को लाद लाद कर लाया गया। डीएम साहब ने आदेश दिया जिला पंचायत सदस्य को और गांव प्रधान को कि आपको 10 बसें लाना है। आपको नहीं तो आपको लगता रही है कि जो है क्या कहते, ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? मैं उसी बात को लेकर आ रहा हूं, आपकी बात को। ये मैं जो बता रहा हूं, ये कोई कथा थोड़ी बोल रहा हूं, या किसी इज्तिमा में कुछ बोल रहा हूं। मैं तो कथावाचक हूं नहीं, मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूं ना। तो ये बुला करके कर क्या रहे हैं आप? ये चुनाव कुछ अलग सा है। और कहां है इलेक्शन कमीशन? 2 लाख कुर्सियों में 50,000 स्पेशल सोफा सेट लाए थे बनारस के अंदर तमाम जगहों से, नहीं मिले तो अगल बगल के जिलों से लाए गए। और करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान, ये सब सरकारी खर्चे पर हो रहा है प्रधानमंत्री का, सारा का सारा। आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में
क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे? ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा? क्या सारे के सारे जो टेलीविज़न के चैनल और अखबार हैं उनको खरीद लिया गया है और खरीद लिया जाएगा आज चुनाव के वक्त? कितने बड़े बड़े इश्तहारबाजी हो रही है, पिछले 6 महीने से इश्तिहार है। अरे भाई, चुनाव है उत्तर प्रदेश में और बंगलोर में योगी और मोदी की बड़े बड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, फ्लेक्सीज लगे हुए हैं, केरल में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा जा रहा है इसमें। खुद दिल्ली के अंदर 800 से अधिक जो है इस तरह के सब बस स्टैंड पर लगे हैं, सब बस स्टैंड, सब मोहल्लों में लगे हुए हैं। 800, आपने ठीक कहा अंजर साहब। ये क्या बतला रहा है? हमारे देश के सभी मतदाताओं को, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे केरल के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे अरुणाचल के हों, को सोचना चाहिए कि ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं और हर मीटिंग का हिस्सा क्या है। नहीं तो आप ये विकास का हिस्सा नहीं है अंजर साहब, हर मीटिंग का हिस्सा है आओ धर्म धर्म खेले, खेला होबे। हाँ, खेला होबे, धर्म की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति, और खेला होबे इसी पर होगा और जात का भी लगाया जाएगा। जैसे रामायण में हम लोग जात बिरादरी का छोका लगेगा, ठोका लगेगा, संपुट में जैसे कहते हैं नहीं, वैसे ही संपुट लगेगा जात का, जात का छौका है। मालूम पड़ेगा कि 5 तरह के मसालों का छौका, एक बात। अब देखिए ना, निषादों की अलग मीटिंग बुलाई जा रही है। अरे भाई, हालत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। जनता में बड़ा आक्रोश है। अब इस आक्रोश को, इस गुस्से को किससे पूरा करेंगे? काम तो आपने किया नहीं। हजार वो टीटी के विद्यार्थी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। बेकार का दावा है कि आपने 4 लाख लोगों को काम दिया। लेकिन अमित शाह साहब, योगी साहब कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अरे पूर्ण बहुमत तो 350 की थी ना पहले। अब अमित शाह ने निषाद रैली में कहा कि 305 की सरकार चाहिए हमको। घट रहे, घटते जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और खामोशी के साथ एक गवाह की तरह खड़ी हुई है। वो अनिल बर्वे का जो एक नाटक था ना, खामोश अदालत जारी है, अदालत चल रही है और गवाह खामोश खड़े हैं। जब मौका आएगा तो हम गवाही देंगे। ये आज ये जो शीशे के घरों में बैठे हैं, ये पत्थर की गवाही उनके शीशों के घरों को। अच्छा, आपने जात बिरादरी की बात की है, आपसे एक चीज़ ये समझना चाहेंगे। आपने कहा निषाद का सम्मेलन हो रहा है, ठाकुरों का सम्मेलन हो रहा है, जो छोटी छोटी बिरादरियां हैं उनका सम्मेलन हो रहा है, लेकिन एक बड़ा जो ये कहा जा सकता है अल्पसंख्यक समुदाय, उसको लेकर के कहीं ना कहीं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां हो, वो एक तरह से दूरी बनाए हुए दिखती हैं, उनका नाम लेते हुए घबराती हैं। आप इसे कैसे देखेंगे? मैं तो घबराता नहीं। कुछ पार्टियां घबराती हूँ तो घबराती हूँ। अब कुछ पार्टियां जो हैं उस चक्कर में हैं कि चलो सब जगह घूम लिया जाए। नहीं, आप महसूस करते हैं ये चीज़? कुछ तो है, हाँ, कुछ है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि कुछ अल्पसंख्यकों के बड़े नेता और कुछ अल्पसंख्यकों के जो जमींदार और ठेकेदार हैं और कुछ अल्पसंख्यकों के बहुत गंभीरता के साथ उनके समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि अभी थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आप जितनी दूरी नज़दीकी में बात करेंगे उतना उसका फ़ायदा रिएक्शन के तौर पर होगा। इसलिए शायद वो दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन उनको साफ से समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर हर आदमी बराबरी का हक रखता है। हर मज़हब के मानने वालों को बराबरी का हक है, लेकिन हर मज़हब के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि उनकी हदें क्या है, उन हदों से बाहर न निकलिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हदों से बाहर निकल जाते हैं तब एक गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। संकट बड़ा गहरा है भारतीय जनता पार्टी का। 10 मिनिस्टर हैं ब्राह्मण और 48 एमएलए हैं ब्राह्मण। उसके बाद भी अब जाके ब्राह्मण कमेटी पार्टी के अंदर बना दी। समझ गए कि लोग भाग रहे हैं। कभी निषाद पर जाते हैं, कभी राजपूत पर जाते हैं, कभी राजभर पर जाते हैं, कभी पिछड़ी जात पर जाते हैं, कभी अगड़ी जात पर जाते हैं, कभी वैश्यों का सम्मेलन करते हैं, कभी क्या क्या नहीं करते। अभी तो बाकी रह गया उनका
शिव भक्तों का सम्मेलन करना, राम भक्तों का सम्मेलन करना, विष्णु के भक्तों का सम्मेलन नहीं, अपील तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं भगवानों के नाम पर अलग अलग सम्मेलन होंगे। एक है ब्रह्म, अब वो कई ब्रह्मों में बांट रहे हैं सबको। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सूर्य नमस्कार की बात आई, चूँकि एन चुनाव का समय है, ऐसे में पूरे जो है तकरीबन 30 राज्यों में एक प्रोजेक्ट प्लान जो है तैयार किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सूर्य नमस्कार को लेकर के। ठीक उत्तर प्रदेश अगर हम चले जाएं, वहाँ पर जो है ATS का जो एक सेंटर बनाने की बात है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जगह जगह जो है भारत माता के नाम पर लोगों को एक तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहीं धर्म संसद हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं, इस वजह से इसको माहौल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अंजर साहब, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल तो अपने आप में बहुत वाजिब है। सवाल ये है कि आज ही क्यों, 2 साल पहले क्यों नहीं? ये सूर्य नमस्कार तो 2 साल पहले भी हो सकता था। मुझे सूर्य नमस्कार से कोई आपत्ति नहीं है, जिनको आपत्ति हो आपत्ति करें। सूर्य नमस्कार पर पहले भी एक बार बहस हो चुकी थी जब मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, और तरह तरह के आर्गूमेंट हुए, लेकिन वहाँ चालू है, लोग जा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप सूर्य नमस्कार को सूर्य मत मानिए, आप चंद्र नमस्कार मान लीजिए। आप चंद्र नमस्कार नहीं मानते हैं, इसको आप जो है आकाश नमस्कार मान लीजिए, या आप मान लीजिए ऊपर खुदा है, उसको नमस्कार मान लीजिए। नहीं तो मजबूर क्यों किया जा रहा है? मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं, जिसको करना हो करे, जिसको नहीं तो यही तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम तर्क जो हैं तर्कहीन होते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि तर्क करिए, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से तर्क मत कीजिए। उनका हर तर्क धार्मिक दृष्टिकोण। मुझे पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, आसमां पर है खुदा और जमीन पर हम, आजकल वो हम पर देखता है कम। ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये हालात क्यों हो रहे हैं? कौन बना रहा है इनको? भारतीय जनता पार्टी अगर बना रही है तो हम सब लोग बनाने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर? नहीं, यही चीज तो होती रही है आज तक। होती कि भारतीय जनता पार्टी एक जो है प्लॉट करता है और जितना विपक्षी दल है वो उसके पीछे चलता है। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग उसको पराजित भी कर देते हैं, विपक्षी दल पराजित कर। भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, केरल में क्या नहीं किया? हत्या की राजनीति, एक दूसरे पर हत्या की राजनीति, RSS SDPI की हत्या की राजनीति, और उसी में हमने भी रास्ता दिया ना। हम सरकार चला रहे हैं ना, हम तो आपके लिए दहरिए हैं, हम तो आपके लिए सुर्खे हैं, लेकिन इंसानियत की सबसे ज़्यादा उसके वक़ार को, उसके वजूद को बुलंद करने का काम कौन करता? हम करते हैं। हमको कभी मुलविस देखा है किसी मंदिर पर हमला करते हुए? हमको देखा है किसी मस्जिद पर हमला करते हुए? हम तो उनकी हिफाजत करने वालों में। लेकिन अगर हम मस्जिद की हिफाजत करें तो आपके लिए मर्द मोमिन हैं, और अगर हम मंदिर की हिफाजत करें तो आपके लिए हम क्या हैं? हमको आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये कुछ अजीब सा आदमी है। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, और इस सोच को मैं कहना चाहता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम उन बड़े बड़े स्कॉलर्स से, कृपया इस सोच के साथ रखिए, और नहीं तो किसी दिन हमारे जैसे आदमी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बतौर गवाह के या बतौर एक कातिल के, एक जुर्मी के तौर पर बुलाइए, हम अपनी सफाई देकर आपको बात करें। बदलते हुए इस दौर में हमको अपनी सोच को भी बदलना होगा। मैं फिर वो याद कर रहा हूँ साहिर लुधियानवी को, ये न समझो कि हर एक राह में कलियाँ होंगी, और राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। ये नया दौर है, इस नए दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना। नहीं तो क्या वजह है कि विकास को छोड़ करके और लोगों के बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ करके, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सब बिल्कुल एक तरह से दूसरी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि देश में अजीब सी स्थिति है। देश में महंगाई है, बेकारी है। उत्तर प्रदेश तो सबसे उसकी बात ही नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा। अभी आ गई नीति आयोग की रिपोर्ट कि स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, बेकारी के मामले में तीसरे पायदान पर है, नीचे से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत बुरी स्थिति है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है, सबसे नीचे पायदान पर है 30 राज्यों में। कोई चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता
कि सब घूंघट में मुंह छिपाए हैं, इस बात की चर्चा न करो। इसलिए क्या है, विकास की बात बंद करो, विनाश की बात करो। लोगों को बांटो धर्म की बुनियाद पर, बांटो जात की बुनियाद पर। तो ये जो कुछ भी हो रहा है जात बिरादरी और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। बिल्कुल बांटा जा रहा है, और इसलिए बात कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हार गए तो 2024 भी हार जाएंगे। और एक बात याद रखिए, किसी ने नहीं कहा, मैं आज आपसे ही बात कह रहा हूं, 2024 इसलिए जरूरी है कि पहली बार, भले संघ की बात मानता हो या न मानते हो नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र संघ को यह महसूस होता है कि हमारी एक सरकार बनी है, हमें जाने नहीं देना आपके हाथ से। और 2024 हर हालत में जीतना, उसके लिए यूपी को भी जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यही वजह है और कि अगर साम, दाम, दंड, भेद जो तरीके हो सकते हैं सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और 2024 इसलिए जीतना जरूरी है कि 2024 से ही शुरू हो जाएगी, दिसंबर के महीने से, 2024 के दिसंबर महीने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ। इसलिए ये चुनाव बहुत जरूरी है आरएसएस के लिए भी। अच्छा, एक चीज और, ये बात मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि समझ लो, उत्तर प्रदेश प्लेग्राउंड है एकताबद्ध तरीके से, और अकेले हम ही सरकार बना लेंगे, किसी को साथ नहीं लेंगे, ये सोच बंद कर दो। हम ख्याल लोगों को दोस्त बनाओ। एक बात कहना चाहता, बड़ी अच्छी है, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जब कभी मोर्चेबंदी तमिलनाडु में होती है, वो चाहे जयललिता करें और चाहे करुणानिधि करते थे, वो लोग 234-35 सीटों में 140 सीट लड़ते थे, बाकी सब अपने दोस्तों को बांट देते थे, सहयोगियों को। और 140 में वो 125 सीट जीतते थे और अकेले सरकार बनाते थे, अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में नहीं रखते थे। लेकिन आरएसएस बीजेपी का कभी खाता खुलने नहीं दिया। हमने भी नहीं खुलने दिया था केरल में, हमने भी नहीं खुलने दिया था बंगाल में, लेकिन केरल में किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। बंगाल में किसने खुलवाया? कांग्रेस ने अपनी नीतियों से खुलवा करके। नहीं, आप जिस तरह मैं से, ये इस तरह से कह रहा हूं, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में उन तमाम शक्तियों को इकट्ठा होना चाहिए। सीटें जरूरी नहीं है, प्रदेश जरूरी है, देश जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि आप 80 सीटों पर जीतना चाहते हैं, और अगर आपको मोर्चे के अंदर एक बड़े गठबंधन में 60 सीटें मिल जाती हैं, 60 सीट लेकर नहीं तो ये गठबंधन कैसे होगा? सवाल ये है कि ये गठबंधन कैसे होगा? समाजवादी पार्टी, आरएलडी और छोटे पार्टियों के साथ एक अलग गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी एक अलग अपने छोटे छोटे दलों से बातचीत करके गठबंधन लेकर के चल रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो अपनी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तमाम के तमाम जो है, जो सेकुलर वोट की दावेदारी करते हैं, वो एक तरह से फ्लोट होते हुए, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। किसकी जिम्मेदारी है इसको? दिल्ली में अगर पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ, जो आरएसएस विरोधी हैं, जो हिंदुस्तान की संविधान के साथ को मजबूती से आज के दौर में बनाए रखने के हामी हैं, उनको इकट्ठा करें। नहीं तो लेकिन पिछले इलेक्शन में जो है गठबंधन तो था। नहीं था, कहाँ था? किस जगह? कोई असर नहीं रहा। कहाँ था सारे देश में? समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक राज्य कांग्रेस, तीनों एक साथ लड़ रहे थे। राज्य की पार्टी है, छोड़िए, मैं देश की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव में ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है। राज्यों में जिम्मेदारी है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी भूमिका निभाई थी, न चाहते उनकी गलतियों से भी कुछ गड़बड़ हुई। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे करके हार गए चुनाव। अगर वहां पर 30 और 35 और 40 अच्छा, आप मानते हैं? देती होते तो आज गैर भाजपा की सरकार होती। वहां था राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस, ये महागठबंधन था। कई सीटों से हारे, 12 सीटों से हरा दिया गया। चुनाव जीत गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देश के पैमाने पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लोकसभा में। राज्य के पैमाने पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी भूमिका निभाई, उन राज्यों में, दूसरे राज्यों में जो वहाँ के बड़े क्षेत्रीय दल हैं, उनको निभानी चाहिए। चाहे आने वाले दिनों में ममता को भी निभानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी को भी निभानी पड़ेगी। और नहीं निभाएंगे, और अगर सत्ता ही बना रखना है, तो वो कॉर्पोरेट परस्त राजनीति कर रहे हैं। वो लोग कॉर्पोरेट परस्त राजनीति का इस देश के अंदर वो भी कर रहे हैं। बड़े मान लीजिए
बीजेपी आरएसएस जो है क्रोनी कैपिटलिज्म को इस देश के अंदर स्थापित करना चाहती है। और अगर क्षेत्रीय दल और दूसरे दल जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं और देश के संविधान की एकता की बात करते हैं, वो भी अगर क्रोनी कैपिटलिज्म का शिकार हो जाएंगे तो बचेगा क्या? तब तो वन साइडेड हो जाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि आप कह रहे हैं एटीएस, ये एटीएस का सेंटर आज क्यों खोला जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा? अगर समस्या है वहाँ उस इलाके में और आप समझते हैं कि एटीएस का दफ्तर वहाँ खुलना, रीजनल ऑफिस खुलना है, तो 2 साल पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले क्यों नहीं, 2 महीने पहले क्यों नहीं? कल जब चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा करने जा रहा है उससे 1 दिन पहले क्यों? नियत में खोट है। नियत में नहीं खोट है। ये नियत खोट का आप हल्का कर रहे हैं बातों को कहकर। नियत में नहीं खोट है। ये समाज को बांटने का खेल है। ये हिंदू मुसलमान, आओ हिंदू हिंदू हम खेलें, तुम मुसलमान मुसलमान खेलो और चुनाव फिर कराएं, संविधान को किनारे रख दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस सीधे तौर पर ये कहते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, वही राष्ट्रवादी पार्टी है। अगर ये चीज़ें वो कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। फिर राष्ट्रवाद एक दिन नहीं पैदा होता है। सेना में बैठा हुआ जवान को कई साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि देश की एकता और सरहदों की हिफाजत के लिए -35 में भी खड़े रहना है। -35 जो माहौल है उसमें भी खड़े होना है। राष्ट्रवाद एक दिन में पैदा हुआ? अगर राष्ट्रवाद पैदा हुआ था तो प्यारे तुम हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में क्यों नहीं थे? बिल्कुल क्यों नहीं थे? और राष्ट्रवाद अगर मुसलमान और ये सब कर रहे हो तो ये बताओ तुम्हारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री क्यों बने थे बंगाल के? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो मुस्लिम लीग के साथ नहीं गई। आप क्यों गए? आप बताइए ना क्यों गए? आप बताना नहीं चाहते। सिर्फ सत्ता के लिए ये सब हो रहा। मुझे याद आ रहा है किस तरीके से विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही संजीदा किस्म के सियासतदान थे, डॉक्टर, नाम से खुद मेरे दिमाग से उतर गया, लखनऊ के थे, तो डॉक्टर फरीदी, उन्होंने बहुत बड़े, और उन्होंने एक मुस्लिम मजलिस बना करके तमाम लोगों को प्रोग्रेसिव आइडिया से दिया था। कोई उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था, और उनका प्रति बड़ा एतबार था लोगों का। हर फिरके के लोग उनको बात मानते थे। जहां वो चले जाएं, वहां अगर आग लगी हो तो ऐसा लगता था कि एक कोई शांति का कबूतर आ गया। आज वैसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को अपने कार्यक्रमों से ऐसी स्थिति पैदा। तो इसमें गलत क्या है? अगर बीजेपी या फिर जो सत्ता पक्ष है वो हार्डकोर हिंदुत्व लाइन अपना रहा है, लेकिन विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप गलत क्या करें? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हाँ, देश का संविधान चुनौतियों से जूझ रहा है। देश को एक फिरके की तरफ बांटने की कोशिश की जा रही है। देश को एक डंडे से हाँकने की कोशिश की जा रही है। ये सऊदी अरबिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ राजशाही नहीं चलती है, यहाँ संविधान है। यहाँ लोगों की सोच के साथ नादिरशाही नहीं चलती है। यहाँ एक लिखित संविधान है जो आज़ादी की 100 साल की लड़ाई में हमारे लोगों ने कुर्बानी के साथ साझी शहादत से साझी विरासत के रूप में हमें संविधान। एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिसात बिछी हुई है, आप कहाँ पर देख रहे हैं विपक्ष को? विपक्ष एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। थोड़ी सी और भूमिका निभाने की जरूरत है। उसे अपनी बाहों को थोड़ा और फैलाने की जरूरत है। समेटे हैं उसको खोल दो, कुछ नई हवा आने दो। उदाहरण के तौर पर सबका आपने अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो वामपंथी दल है उन्होंने अभी मोर्चा बना लिया है। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत हो, कुछ सीटों पर बातचीत हो, कुछ लिया जाएगा कुछ दिया जाएगा, और हमारी प्रेजेंस पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको नहीं है तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। और हमारी वतन परस्ती, हमारी हिंदुस्तान के आईन के प्रति हमारी जो नज़रिया है और उसके प्रति हमारी जो हिफाजत करने की हमारी
पॉलिसी है और हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को लेकर के हमारी जो सोच है, वो चाहे मंदिर मस्जिद के सवाल से लेकर आज तक कोई सवाल उखाड़ नहीं सकता, खड़ा नहीं कर सकता कि हम कम्युनल लोग हैं, हम फिरका परस्ती में यकीन करते हैं। भले लोग कुछ और कहें, हमारे पास पैसा नहीं है ना, हमारे पास कैपिटलिज्म नहीं है, हमारे पास ठेकेदारों की, हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं चल सकते। हमारे घरों में, हमारे नेताओं के घर में आज़ादी के बाद से आज तक कभी ईडी नहीं गई, सीडी नहीं गई, कभी सीबीआई नहीं गई, कभी इनकम टैक्स नहीं गया, और हमने कभी अपनी जमानत एडवांस कराने के लिए कोर्ट में दाखिल नहीं किया कोई जमानत की अर्जी। हम तो बात साफ है, और हम इसलिए कहते हैं परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ। हम आज भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिरकावारियत को हराने के लिए वो तमाम वतन परस्त लोग इस बात को कहें कि हो जाओ मुत्तहिदा, एक साथ हो उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी से कहे कि इकट्ठा करो सबको, और अगर नहीं करोगे तुम समझते हो अकेले ही कर लोगे, जीत जाओ हमारी खुशनसीबी है, हमारी तरफ से दुआएं हैं। और अगर हार गए, अगर बीजेपी जीत गई तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? विपक्ष, कोई विपक्ष नहीं, एक पार्टी पर जाएगी। कांग्रेस पार्टी से मैं कोई बात करना उचित ही नहीं मानता अभी, क्योंकि उनका दिमाग बहुत आसमान पर है। वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाएंगे नहीं पता है। उन्होंने तो वो तो खुद ही कुआं खोदते हैं। अच्छी खासी पंजाब में सरकार चला रहे थे, उसको हटा करके वहाँ एक नया विवाद खड़ा कर दिया। जोकरों से सियासत नहीं चलती है। सियासत आज हिंदुस्तान के दौर में बहुत संजीदा हो गई है। संजीदे मन से और संजीदे सोच के साथ सियासत करने की जरूरत है। और कोई भी सियासी पार्टी अगर कमज़ोरों को, समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, कमज़ोर वर्ग, समाज के बहुत बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को की हिफाजत नहीं कर सकती और उसकी हिफाजत के लिए खड़ी नहीं होती, तो वो आइन के साथ नाइंसाफ़ी करती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अतुल कुमार अंजान साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति के बजाय महंगाई, बेरोजगार और जो फिस्ताई ताकतें हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनको हराए जाने की ज़रूरत है और इसको विपक्ष को बेहतर तरीके से समझना होगा, तभी उत्तर प्रदेश एक बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपने हमसे बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आज की मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।